नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। पर अब मालती को न विश्राम की इच्छा थी न लौटने की। आज के संभाषण में उसे एक ऐसा आनंद आ रहा था जो उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने कितने ही विद्वानों और नेताओं को एक मुस्कान में, एक चितवन में, एक रसीले वाक्य में उल्लू बनाकर छोड़ दिया था। ऐसी बालों की दीवार पर वह जीवन का आधार नहीं रख सकती थी। आज उसे वह कठोर ठोस पत्थर सी भूमि मिल गई थी जो फावड़ों से चिंगारियाँ निकाल रही थी और उसकी कठोरता उसे उत्तरोत्तर मोह लेती थी। धाए की आवाज़ हुई। एक लाल सर नाले पर उड़ा जा रहा था। मेहता ने निशाना मारा। चिड़िया चोट खाकर भी कुछ दूर उड़ी, फिर बीज धार में गिर पड़ी और लहरों के साथ बहने लगी। अब अभी जाकर लाता हूँ, जाती कहाँ है? यह कहने के साथ वह रेत में दौड़े और बंदूक किनारे पर रख गड़ाप से नदी में कूद पड़े और बहाव की ओर तैरने लगे। चिड़िया मर कर भी जैसे उड़ी जा रही थी। सहसा उन्होंने देखा एक युवती किनारे की झोपड़ी से निकल चिड़िया को बहते देखकर साड़ी को जांघों तक चढ़ाया और पानी में घुस पड़ी। एक क्षण में उसने चिड़िया पकड़ ली और मेहता को दिखाती हुई बोली, पानी से निकल आओ बाबूजी, तुम्हारी चिड़िया यह है। मेहता युवती की चपलता और साहस देखकर मुग्ध हो गए। तुरंत किनारे की ओर हाथ चलाएं और 2 मिनट में युवती के पास जा खड़े हुए। युवती का रंग था काला और वह भी गहरा। कपड़े बहुत ही मैले और फूहड़। आभूषण के नाम पर केवल हाथों में 2-2 मोटी चूड़ियाँ। सिर के बाल उलझे अलग अलग। मुखमंडल का कोई ऐसा भाग नहीं जिसे सुंदर या सुघड़ कहा जा सके। लेकिन उस स्वच्छ निर्मल जलवायु ने उसके कालेपन में ऐसा लावण्य भर दिया था और प्रकृति की गोद में पलकर उसके अंग इतने सुडौल, सुगठित और स्वच्छंद हो गए थे कि यौवन का चित्र खींचने के लिए उससे सुंदर कोई रूप न मिलता। उसका सबल स्वास्थ्य जैसे मेहता के मन में बल तेज भर रहा था। मेहता ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम बड़े मौके से पहुंची, नहीं मुझे न जाने कितनी दूर तैरना पड़ता। युवती ने प्रसन्नता से कहा, मैंने तुम्हें तैरते देखा तो दौड़ी। शिकार खेलने आए होगे? हाँ, आए थे शिकार ही खेलने, मगर दोपहर हो गई और यही चिड़िया मिली है। तेंदुआ मारना चाहो तो मैं उसका ठौर दिखा दूँ। रात को यहाँ रोज़ पानी पीने आता है, कभी कभी दोपहर में भी आ जाता है। फिर जरा संकुचा कर सिर झुकाए बोली, उसकी खाल हमें देनी पड़ेगी। चलो मेरे द्वार, वहाँ पीपल की छाया है। यहाँ धूप में कब तक खड़े रहोगे? कपड़े भी तो गीले हो गए हैं। मेहता ने उसकी देह में चिपकी हुई गीली साड़ी की ओर देखकर कहा, तुम्हारे कपड़े भी तो गीले हैं। उसने लापरवाही से कहा, हमारा क्या, हम तो जंगल के हैं, दिन दिन भर धूप और पानी में खड़े रहते हैं, तुम थोड़े ही रह सकते हो। लड़की कितनी समझदार है और बिल्कुल गंवार। तुम खाल लेकर क्या करोगी? हमारे दादा बाजार में बेचते हैं, यही तो हमारा काम है। लेकिन दोपहरी यहाँ काटे तो तुम क्या खिलाओगी? युवती ने लजाते हुए कहा, तुम्हारे लायक हमारे घर में क्या है? मक्के की रोटियाँ खाओ जो धरी है, चिड़िए का सालन पका दूंगी, तुम बताते जाना जैसे बनाना हो। थोड़ा सा दूध भी है। हमारी गैया को एक बार तेंदुए ने घेरा था, उसे सींगों से भगाकर भाग आई, तब से तेंदुआ उसे डरता है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ,
मेरे साथ एक औरत भी है। तुम्हारी घरवाली होगी। नहीं, घरवाली तो अभी नहीं है, जान पहचान की है। तो मैं दौड़कर उनको बुला लाती हूँ। तुम चलकर छाँव में बैठो। नहीं नहीं, मैं बुला लाता हूँ। तुम थक गए होगे। शहर का रहिया जंगल में कहाँ आते होंगे। हम तो जंगली आदमी हैं, किनारे ही तो खड़ी होंगी। जब तक मेहता कुछ बोले वह हवा हो गई। मेहता ऊपर चढ़कर पीपल की छाँव में बैठे। इस स्वच्छंद जीवन से उनके मन में अनुराग उत्पन्न हुआ। सामने की पर्वतमाला दर्शन तत्व की भांति अगम्य और अत्यंत फैली हुई, मानो ज्ञान का विस्तार कर रही हो। मानो आत्मा उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस अगम्यता को उसकी प्रत्यक्षा विराट रूप में देख रही हो। दूर से एक बहुत ऊंचे शिखर पर एक छोटा सा मंदिर था, जो उस अगम्यता में बुद्धि की भांति ऊंचा पर खोया हुआ सा खड़ा था। मानो वहाँ तक पर मारकर पक्षी विश्राम लेना चाहता है और कहीं स्थान नहीं पाता। मेहता इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि युवती मिस मालती को साथ लिए आ पहुंची। एक नौ पुष्प की भांति धूप में खिली हुई, दूसरी गमले के फूल की भांति धूप में मुरझाई और निर्जीव। मालती ने बेदिली के साथ कहा, पीपल की छाँव बहुत अच्छी लग रही है क्या? और यहाँ भूखे मारे प्राण निकले जा रहे हैं। युवती दो बड़े बड़े मटके उठा लाए और बोली, तुम तब तक यहीं बैठो, मैं अभी दौड़ कर पानी लाती हूँ, फिर चूल्हा जला दूँगी। मेरे हाथ से खाओ तो मैं एक छान की बाटियाँ सेक दूँगी, नहीं अपने आप सेक लेना। हाँ, गेहूँ का आटा मेरे घर नहीं है और यहाँ कोई दुकान भी नहीं कि ला दो। मालती को मेहता पर क्रोध आ रहा था। बोली, तुम यहाँ आकर क्यों पड़े रहे? मेहता ने चिढ़ाते हुए कहा, एक दिन जरा इस जीवन का आनंद भी तो उठाओ। देखो मक्के की रोटियों में कितना स्वाद है। मुझसे मक्के की रोटियाँ खाई ही न जाएंगी और किसी तरह निगल भी जाऊँ तो हजम न होगी। तुम्हारे साथ आकर मैं बहुत पछता रही हूँ। रास्ते भर दौड़ा के मार डाला, अब यहाँ लाकर पटक दिया। मेहता ने कपड़े उतार दिए थे और केवल एक नीला जांघिया पहने बैठे हुए थे। युवती को मटका ले जाते देखा तो उसके हाथ से मटके छीन लिए और कुएं पर पानी भरने चले। दर्शन की गहरे अध्ययन में भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की रक्षा की थी और दोनों मटके लेकर चलते हुए उनकी मांसाल और चौड़ी छाती और मछलीदार जांघें किसी यूनानी प्रतिमा की सुगठित अंगों की भांति उनके पुरुषार्थ का परिचय दे रही थी। युवती उन्हें पानी खींचते हुए अनुराग भरी आंखों से देख रही थी। वह अब उसकी दया के पात्र नहीं, श्रद्धा के पात्र हो गए थे। कुआं बहुत गहरा था, कोई 60 हाथ, मटके भारी थे और मेहता कसरत का अभ्यास करते रहने पर भी एक मटका खींचते खींचते शिथिल हो गए। युवती ने दौड़कर उनके हाथ से रस्सी छीन ली और बोली, तुमसे ना खींचेगा, तुम जाकर खाट पर बैठो, मैं खींची लाती हूँ। मेहता अपने पुरुषत्व का यह अपमान न सह सके। रस्सी उसके हाथ से फिर ले ली और जोर मारकर एक क्षण में दूसरा मटका भी खींच लिया और दोनों हाथों में मटके लिए आकर झोपड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। युवती ने चटपट आग जलाई, लाल सर के पंख झुलस डाले, छुरे से उसकी बोटियां बनाई और चूल्हे में आग पर उबालने मांस चढ़ा दिया और चूल्हे के दूसरे ऐले पर कढ़ाई में दूध उबालने लगे। और मालती भावे चढ़ाए खाट पर खिन्न मन पड़ी इस तरह दृश्य देख रही थी मानो ऑपरेशन की तैयारी हो रही हो। मेहता झोपड़ी के द्वार पर खड़े होकर युवती के गृह कौशल को अनुरक्त नेत्रों से देखते हुए बोले, मुझे भी तो कोई काम बताओ, मैं क्या करूं? युवती ने मीठी चिड़की के साथ कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जाकर बाई के पास बैठो, बेचारी बहुत भूखी है, दूध गर्म हुआ जाता है, उसे पिला देना।
उसने एक घड़े से आटा निकाला और गूंथने लगी। मेहता उसके अंगों का विलास देखते रहे। युवती भी रह रहकर उन्हें कनखियों से देखकर अपना काम करने लगती थी। मालती ने पुकारा, तुम वहाँ क्या खड़े हो? मेरे सिर में जोर का दर्द हो रहा है। आधा सिर ऐसे फटा पड़ता है जैसे गिर जाएगा। मेहता ने आकर कहा, मालूम होता है धूप लग गई। मैं क्या जानती थी तुम मुझे मार डालने के लिए यहाँ ला रहे हो। तुम्हारे साथ कोई दवा भी तो नहीं है। क्या मैं किसी मरीज को देखने आ रही थी जो दवा लेकर आती? मेरा एक दवाओं का बॉक्स है, वो सिमरी में है। उफ, सिर फटा जाता है। मेहता ने उसके सिर की ज़मीन पर बैठकर धीरे धीरे उसका सिर सहलाना शुरू किया। मालती ने आंखें बंद कर ली। युवती हाथों में आटा भरे, सिर के बाल बिखेरे, आंखें धुएं से लाल और सजल, सारी देह पसीने में तर, जिससे उसका उभरा हुआ वक्ष साफ झलक रहा था, आकर खड़ी हो गई और मालती की आंखें बंद किए बड़ी देखकर बोले, बाई को क्या हो गया है? मेहता बोले, सिर में बड़ा दर्द है। पूरे सिर में है या आधे में? आधे में बतलाती है। दाईं ओर है कि बाईं ओर? बाईं ओर। मैं भी दौड़ के एक दवा लाती हूँ, घिस कर लगाते ही अच्छा हो जाएगा। तुम इस धूप में कहाँ जाओगी? युवती ने सुना ही नहीं, वेग से एक ओर जाकर पहाड़ियों में छिप गई। कोई आधे घंटे बाद मेहता ने उसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते देखा। दूर से बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। मन में सोचा, इस जंगली छोकरी में सेवा का कितना भाव और कितना व्यावहारिक ज्ञान है। लू और धूप में आसमान पर चढ़ी चली जा रही है। मालती ने आंखें खोलकर देखा। कहाँ गई वह कलूटी? गजब की काली है, जैसे आबनूस का कुंदा हो। इसे भेज दो, राय साहब से कहा है कार यहाँ भेज दें। इस तपिश में मेरा दम निकल जाएगा। कोई दवा लेने गई है, कहती है उससे आधा शीशी का दर्द बहुत जल्द आराम हो जाता है। इनकी दवाएं इन्हीं को फ़ायदा करती हैं, मुझे ना करेंगे। तुम तो इस छोकरी पर लट्टू हो गए हो। कितनी छिछोरे हो, जैसे रूह वैसे फरिश्ते। मेहता को कटु सत्य कहने में संकोच न होता था। कुछ बातें तो उसमें ऐसी ही हैं, अगर तुम में होती तो तुम सचमुच देवी हो जाती। उसकी खूबियाँ उसे मुबारक, मुझे देवी बनने की इच्छा नहीं। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं जाकर कार लाऊं। यद्यपि कार यहाँ आ भी सकेगी, मैं नहीं कह सकता। उस कलूटी को क्यों नहीं भेज देते? वह तो दवा लेने गई है, फिर भोजन पकाएगी। तो आज आप उसके मेहमान हैं, शायद रात को भी यहीं रहने का विचार होगा। रात को शिकार भी तो अच्छे मिलते हैं। मेहता ने इस आक्षेप से चिढ़कर कहा, इस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। मैं अपने किसी घनिष्ठ मित्र के लिए भी इस धूप और लू में उस ऊंची पहाड़ी पर न जाता, और हम केवल घड़ी भर के मेहमान हैं। यह वह जानती है। वो किसी गरीब औरत के लिए इसी तरह तत्परता से दौड़ जाएगी। मैं विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम पर केवल लेख लिख सकता हूँ, केवल भाषण दे सकता हूँ। वह उस प्रेम और त्याग का व्यवहार कर सकती है। कहने से करना कहीं ज़्यादा कठिन है, इसे तुम भी जानती हो। मालती ने उपहास भाव से कहा, बस बस, वह देवी है, मैं मान गई। उसके वक्ष में उभार है, नितंबों में भारीपन है। देवी होने के लिए और क्या चाहिए? मेहता तिलमिला उठे, तुरंत उठे और कपड़े पहने जो सूख गए थे, बंदूक उठाई और चलने को तैयार हुए। मालती ने फुंकार मारे, तुम नहीं जा सकते मुझे अकेली छोड़कर। तब कौन जाएगा? वही तुम्हारी देवी। मेहता हद बुद्धि से खड़े थे। नारी पुरुष पर कितनी आसानी से विजय पा सकती है,
इसका आज उन्हें जीवन में पहला अनुभव था। वो दौड़ती हाँफती चली आ रही थी, वही कलूटी युवती हाथ में एक झाड़ लिए हुए समीप आकर मेहता को कहीं जाने को तैयार देखकर बोली, मैं वह जड़ी खोज लाई, अभी घिसकर लगाती हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मांस तो पक गया होगा, मैं रोटियाँ सेक देती हूँ, 2 एक खा लेना, बाई दूध पी लेगी, ठंडा हो जाए तो चले जाना। उसने निसंकोच भाव से मेहता के अचकन की बटनें खोल दी। मेहता अपने को बहुत रोके हुए थे। जी होता था इस गवारिन के चरणों को चूम लें। मालती ने कहा, अपनी दवाई रहने दो, नदी के किनारे बरगद के नीचे हमारी मोटर कार खड़ी है, वहाँ और लोग होंगे, उनसे कहना कार यहाँ लाए, दौड़ी हुई जा। युवती ने दीन नेत्रों से मेहता को देखा। इतनी मेहनत से बूटी लाई, उसका यह अनादर। इस गवारन की दवा इन्हें नहीं जची तो न सही।